हेलो गाइस, कैसे आप सब। हम रीड कर रहे थे साइंस का सेकंड चैप्टर। तो कुछ पार्ट हमने रीड कर लिया था, तो बाकी का हम देख रहे हैं अब। तो ये बेटा हम जैसे 1929 में अलेक्जेंडर जो किसी और का विषय पर काम कर रहे थे, तो उन्होंने पेंसिलिन की खोज की। तो अब है कॉमनली नॉन एंटीबायोटिक्स विच आर मेड फ्रॉम फंजाई एंड बैक्टीरिया। तो जो उनसी मोस्टली जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो फंजाई और बैक्टीरिया से बनाई जाती हैं। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आर यूज टू क्योर ए वेराइटी ऑफ डिजीज़। तो जो एंटीबायोटिक्स हैं वो स्पेशल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तैयार की जाती हैं और जो बहुत सी डिजीज़ की ट्रीटमेंट में यूज़ होती हैं। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्सड विद द फीड ऑफ लिवस्टॉक और पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। इनका यूज़ लिवस्टॉक और पोल्ट्री में माइक्रोबियल डिजीज़ से जो इन्फेक्शन होता है ना इन एनिमल्स में, इनको ख़त्म करने में भी किया जाता है। एंड दे आर आल्सो यूज्ड टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज़। तो बहुत सी प्लांट डिजीज़ को कंट्रोल करने में भी एंटीबायोटिक्स का यूज़ होता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ ए डॉक्टर। और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो एंटीबायोटिक्स है वो डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए। आल्सो यू मस्ट फिनिश द कोर्स प्रेस्क्राइब बाय द डॉक्टर। और डॉक्टर ने जितना बताया हो पूरा कोर्स करना चाहिए। इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डोजेज, अगर बिना ज़रूरत के और गलत अमाउंट में आप इसका यूज़ करते हैं, इट मे मेक द ड्रग लेस इफ़ेक्टिव। तो ये भी जैसे ड्रग्स जो आदमी लेते हैं और फिर एडिक्टिव हो जाते हैं, उनको मतलब उसका इफ़ेक्ट नहीं होता, हैबिट हो जाती है। व्हेन यू माइट नीड इट इन फ्यूचर, तो फिर ये इफ़ेक्ट नहीं होगा जब आपको फ्यूचर में इनकी ज़रूरत होगी। आल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरीली मे किल द बैक्टीरियल बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। और अगर हम बिना आवश्यकता के इसको लेंगे तो जो हमारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं बॉडी में, उनको भी ये किल कर देगी। एंटीबायोटिक्स हावर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दीज आर काज्ड बाय वायरसेस। और क्योंकि जो एंटीबायोटिक्स है वो कोल्ड और जो फ्लू है इन पे काम नहीं करती, क्योंकि कोल्ड और फ्लू तो वायरसेस से फैलते हैं। अब है वैक्सीन। अब कोरोना काल में आप वैक्सीनेशन इनके बारे में तो काफ़ी अवगत हैं, है ना। वैन ए डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब्स एंटर आवर बॉडी, जब कोई डिजीज़ को फैलाने वाला माइक्रोब हमारी बॉडी में एंट्री कर जाता है, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। तो बॉडी पहले खुद एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है टू फाइट द इन्वेडर। तो वो जो बाहर से आने वाला है उससे लड़ने के लिए। द बॉडी आल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ़ इट एंटर अगेन। और ये भी इसको पता होता है हमारी बॉडी को कि अगर ये माइक्रोब डिजीज़ काजिंग बैक्टीरिया दोबारा से हमारी बॉडी में एंटर कर जाएगा तो क्या करना है। सो इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस इन द हेल्दी बॉडी, द बॉडी फाइट एंड किल्स देम बाय प्रोड्यूसिंग सूटेबल एंटीबॉडीज़। तो इस तरह से अगर हम कोई वीक या फिर डेड माइक्रोब्स बॉडी में एंट्री करता है तो जो बॉडी है उससे लड़ाई कर दे के उसको जैसे किल कर देती है। द एंटीबॉडीज़ रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टिव फ्रॉम द डिजीज़ काजिंग माइक्रोब्स दी। तो एंटीबॉडीज जो हमारी बॉडी में रहती हैं और हम बीमारी फैलाने वाले जो माइक्रोब्स हैं उनसे बचे रहते हैं। दिस इज़ हाउ वैक्सीन वर्क। तो यही है कि एक वैक्सीन जो है वो कैसे काम करती है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनाती है। सेवरल डिजीज़ इंक्लूडिंग कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉलपॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। तो ये जो डिजीज़ हैं इनको वैक्सीनेशन से ही ख़त्म किया गया। एडवर्ड जिनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉलपॉक्स इन 1798। इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीज़। लगते हैं ना छोटे छोटे बच्चों को टीके, जब बच्चा 1.5 मंथ का होता है तभी से उसको इंजेक्शन लगने शुरू हो जाते हैं वेरियस डिजीज़ से प्रोटेक्शन के लिए। कैन यू प्रिपेयर लिस्ट ऑफ दिस डिजीज़, you may take help from your parents. It is essential to protect all children against the disease. तो सभी बच्चों को इन बीमारियों से बचाना बहुत ज़रूरी है। नेसेसरी वैक्सीन आर अवेलेबल इन द नियर बाय हॉस्पिटल। इनके लिए जो वैक्सीन है वो हॉस्पिटल्स में मिलती हैं। यू माइट हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी एंड न्यूज़पेपर रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट पोलियो अंडर प्लस पोलियो प्रोग्राम। पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली ए
vaccine. A worldwide campaign against smallpox has finally led to its eradication from most part of the world. जैसे संसार के विभिन्न पूरे वर्ल्ड में जो है स्मॉल पॉक्स को ख़त्म करने के लिए जो अभियान चलाया गया, उससे क्या असर हुआ कि वर्ल्ड के मोस्टली पार्ट से जो स्मॉल पॉक्स है उसका जड़ से सफाया हो गया. दीज डेज वैक्सीन्स आर मेड ऑन ए लार्ज स्केल फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू प्रोटेक्ट ह्यूमन एंड अदर एनिमल फ्रॉम सेवरल डिजीज. आजकल तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बहुत सी वैक्सीन बनाई जाती हैं जिससे आदमी या ह्यूमन बींग्स और अदर एनिमल्स को सेवरल डिजीज से बचाया जा सके. इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी. अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो हमारी मिट्टी के उपजाऊपन को कैसे बढ़ाते हैं. सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफेयर टू एनरिच सॉइल विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी. कुछ जो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी होती है उनमें क्या क्षमता होती है कि वो जो एटमोसफेयर की नाइट्रोजन है उसको फिक्स कर देते हैं और जो हमारी धरती है उसको फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं. दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर. इनको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर कहते हैं. ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं और ये लेग्यूमिनस प्लांट की जो वो होती हैं रूट्स होती हैं उनमें पाए जाते हैं. क्लीनिंग द इन्वायरमेंट. अब ये हमारे इन्वायरमेंट को कैसे क्लीन करते हैं. बूझो एंड पहली हैज़ ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर along with their friends. They collected waste of plant, vegetable and fruits from nearby houses and garden. They put them in a pit meant for waste disposal. After some time it decomposed and got converted into manure. Boojo had पहले wanted to know how this could happen. अब अगर आप भी ऐसे करोगे, वेस्ट जो होती हैं फल और सब्जियों के छिलके, सूखे पत्ते, इनको अगर आप पिट में डालते हो तो कुछ हफ्ते बाद आप देखोगे कि वो ब्लैक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया जो कि एक मैनर होती है. टेक 2 pots एंड फिल ईच विद हाफ विद सोयल. आधा जैसे 2 बर्तन लो, उनमें आधे मिट्टी से भरो. मार्क दैम एंड बी पुट प्लांट वेस्ट इन pot A एंड थिंग्स लाइक पॉलिथीन बैग, एम्प्टी ग्लास बॉटल एंड ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज इन pot B. Put the pots aside. Observe them after 3-4 weeks. Do you find any difference in the content of 2 pots? तो बेटा डिफरेंस तो साफ दिखेगा क्योंकि जो ए पोट में आपने डाला है वो तो प्लांट वेस्ट है, तो ये तो मैनर में कन्वर्ट हो जाएगा. माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको डिकम्पोज कर देंगे. लेकिन जो पोट बी में हमने पॉलिथीन प्लास्टिक ये डाली हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिकम्पोज नहीं होते. द न्यूट्रिएंट्स do you find any difference in the content of the 2 pots? If so, what is the difference? You will find that plant waste in pot A has been decomposed. How could this happen? The plant waste has been converted into manure by the action of microbes. The nutrient microorganisms are called pathogens. तो ये जो न्यूट्रिएंट्स बेटा जी यहाँ थे हम. द न्यूट्रिएंट्स रिलीज्ड इन द प्रोसेस कुड बी यूज बाय द प्लांट अगेन. और इस तरह से जो हमने मिट्टी में जैसे मैनर मिल गई है और जो इससे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो दोबारा से प्लांट्स इसको यूज़ कर लेंगे. डिड यू नोटिस दैट इन पोट बी द पॉलिथीन बैग, एम्प्टी ग्लासेस बोटल एंड ब्रोकन टॉयज पार्ट डिड नॉट अंडरगो एनी चेंज. तो जो पोट बी में हमने डाला इनमें कोई चेंज नहीं हुआ. द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन देम एंड कन्वर्ट देम इनटू मैनर. You often see large amount of dead organic matter in the form of decaying plant and sometimes dead animal on the ground. तो आप देखते हो कई बार भूमि पर जैसे मरे हुए जीव जंतु भी देखते हो या कूड़े के ढेर देखते हो जिसमें पत्तियां वगैरह होती हैं पौधों की. यू फाइंड दैट दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम. और कुछ समय बाद वो डिसअपियर हो जाते हैं. दिस इज बिकॉज द माइक्रोऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल कन्वर्टिंग दैम इनटू सिंपल सब्सटेंस. तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जो डेड ऑर्गेनिक वेस्ट होता है प्लांट और एनिमल का, इनको डिकम्पोज कर देते हैं, उनको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं. दीज सब्सटेंस आर अगेन यूज्ड बाय अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स. इनको दोबारा से अन्य प्लांट और एनिमल जो है यूज़ कर लेते हैं. दस माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंस एंड देयरबाय क्लीन अप द इन्वायरमेंट. अब तक तो ये हमने इनके फ़ायदे पढ़े माइक्रो ऑर्गेनिज्म के. अब हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं और हमें क्या हार्म करते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मैनी वेज. ये बहुत से तरीकों से हमारे लिए नुकसानदायक है. सम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म काज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स. कई तो ह्यूमन बींग्स में बीमारियां फैलाते हैं. प्लांट एंड एनिमल सच डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस. इनको पैथोजेंस कहते हैं. सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड. कुछ भोजन को ख़राब कर देते हैं. क्लोथिंग एंड लेदर. कपड़ों को ख़राब कर देते हैं, चमड़े को ख़राब कर देते हैं. लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज़. डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स
इन ह्यूमन, अब हमारे अंदर जो ह्यूमन बींग्स में है वो डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से और क्या बीमारी फैलाते हैं। पैथोजन्स एंटर अवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ। मोस्टली जो पैथोजन है वो हवा के द्वारा हमारी बॉडी में एंट्री करते हैं। जैसे आपको पता है अब कोरोना जो वायरस है तो वो भी हम सभी को एडवाइस दी जाती है कि मास्क लगा के रखो, दूरी बना के रखो। तो इट मीन्स वो हवा के द्वारा आता है ना। द वाटर वी ड्रिंक, जो पानी हम पीते हैं, और द फूड वी ईट, दे कैन आल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कंटेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड थ्रू एन एनिमल। ये जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी आ सकता है या फिर किसी अन्य एनिमल से दूसरे तक पहुंच सकता है। माइक्रोबियल डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन थ्रू वाटर, एयर, फूड एंड फिजिकल कॉन्टैक्ट, तो वो क्या कहलाती है, कम्युनिकेबल डिजीज़ कहलाती है। इनमें क्या क्या होती है, कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरकुलोसिस। व्हेन ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीजेज फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड ऑफ वायरसेस एंड स्प्रेड इन द एयर। तो जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसके कॉन्टैक्ट से तो जो डिजीज़ है वो हेल्थी पर्सन में कैसे लगती है कि जब कॉमन कोल्ड से कोई व्यक्ति पीड़ित होता है और उसको छींक आती है तो जो बिल्कुल फाइन ड्रॉप्स में जो मॉइस्चर की होती हैं वो हवा में फैल जाती हैं, और जिसमें क्या होते हैं, थाउजेंड्स बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं। द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ ए हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीथिंग। तो जब कोई हेल्दी पर्सन सांस लेगा तो क्या होगा, उसकी बॉडी में भी एंट्री कर जाएंगे ये, है ना। तो क्या है, देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। तो कैसे बचा सकते हैं। तो अब भी आपने देखा है कि मास्क लगाते हैं लोग और सैनिटाइज़र का यूज़ करते हैं, 2 गज की दूरी रखते हैं, उनके कांटेक्ट में नहीं आते। वी शुड कीप ए हैंकरचीफ ऑन द नोज़ एंड द माउथ वाइल स्नीजिंग। तो जो इन्फेक्टेड पर्सन हो चाहे ना भी इन्फेक्टेड हो तो सबको छींकते या खांसते समय हैंकी का यूज़ करना चाहिए नोज़ और माउथ पे। इट इज़ बेटर टू कीप डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, और जो इन्फेक्टेड पर्सन हो उनसे दूरी बनाए रखनी चाहिए। देयर आर सम इंसेक्ट एंड एनिमल विच एक्ट एज कैरियर्स ऑफ डिजीज काजिंग माइक्रोब्स। कुछ इंसेक्ट या एनिमल्स होते हैं जो बीमारी फैलाने वाले जो माइक्रोब्स होते हैं उनके लिए उनको एक जगह से दूसरी ले जाने जगह पर यानी कि इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ले जाने का काम करते हैं। हाउस फ्लाइज इज़ वन सच कैरियर। हाउस फ्लाइज तो मेन है, आपको पता है ये तो कितनी बीमारियां फैलाती हैं। द फ्लाइज सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा। ये कूड़े पर बैठती हैं, एनिमल एक्सक्रीटा पे बैठती है। पैथोजन स्टिक टू देयर बॉडीज़। तो जो पैथोजन होते हैं डिजीज़ के वो उनकी बॉडी से चिपक जाते हैं। व्हेन दीज फ्लाई सिट ऑन अनकवर्ड फूड, जब ये अनकवर्ड फूड पे बैठती है तो क्या करेंगी, दे में ट्रांसफर द पैथोजन, तो वहाँ पे पैथोजन छोड़ देंगे। हुएवर ईट द कंटेमिनेटेड फूड इज़ लाइकली टू गेट सिक। जो इस दूषित भोजन को खाएगा वो भी बीमार हो जाएगा। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड। इसीलिए तो कहा जाता है भोजन को ढक कर रखो। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम ऑफ फूड। अगर भोजन ढका हुआ नहीं है, किसी वजह से हम ढकना भूल गए या कुछ भी हुआ तो हमको वो नहीं खाना चाहिए। अनदर एग्जाम्पल ऑफ ए कैरियर इज़ द फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। तो बीमारी फैलाने का दूसरा कैरियर कौन सा होता है पैथोजन को ले जाने का, ये है एनाफ्लीज, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, विच कैरी द पैरासाइट ऑफ मलेरिया, जो कि मलेरिया फैलाता है। फीमेल एंडीज मॉस्किटो एक्ट एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। जो फीमेल एडीज मॉस्किटो होता है वो डेंगू वायरस फैलाता है। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू। तो हम इनको कैसे रोक सकते हैं। वाई डज द टीचर कीप टेलिंग अस नोट टू लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द नेबरहुड। टीचर कहते हैं भी कहीं भी पानी को खड़ा मत होने दो, क्यों कहते हैं। आल मॉस्किटो ब्रीड इन वाटर। आपको पता है जो मच्छर हैं वो पानी पे ही ब्रीड करते हैं। हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर। किसी को कहीं भी पानी खड़े इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए इन कूलर, टायर्स, फ्लावर पॉट एक्सेट्रा। बाय कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटो फ्रॉम ब्रीडिंग। तो हम अगर हमारे आसपास साफ़ है और सूखा है तो हम जो मॉस्किटो हैं उनको फैलने से रोक सकते हैं। ट्राई टू मेक ए लिस्ट ऑफ मेजर विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। तो मलेरिया से बचने के उपाय की जैसे आपको लिस्ट बनाने के लिए बोला गया है। देखो, ह्यूमन डिजीज हैं, ट्यूबरकुलोसिस, मीज़ल, चिकन पॉक्स, पोलियो, कोलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस बी, मलेरिया, ये सब आदमियों में होने वाली बीमारियां हैं। तो इनको कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म फैलाते हैं। देखो, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है, एयर के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। तो अब इससे कैसे बचा जा सकता है। कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन। अब आइसोलेशन का आपको पता है
बिल्कुल अकेला रखना है। कीप द पर्सन बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट, पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स, और उसकी जो पर्सनल बिलोंगिंग्स मतलब उसके कपड़े हैं, बर्तन हैं, वो भी सबसे अलग रखने चाहिए। वैक्सीनेशन इज़ टू बी गिवन एट सूटेबल एज, और जो सही एज होती है जो वैक्सीनेशन देने की, उस समय उनको वैक्सीन भी देनी चाहिए। मीज़ल क्या होती है? ये वायरस के द्वारा फैलती है। जो मीज़ल, चिकन पॉक्स और पोलियो है, ये वायरस के द्वारा फैलती हैं। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? या तो एयर से या फिर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से या वाटर से। तो इसके प्रिवेंट के मेजर यही हैं कि आइसोलेशन में रखना चाहिए, उसके व्यक्तिगत सामान को सबसे दूर रखना चाहिए। और कोलेरा और टाइफाइड बैक्टीरिया से फैलती हैं, या तो वाटर और भोजन के द्वारा या फिर वाटर के द्वारा ही। अब इससे कैसे बचा जा सकता है? मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स। तो हमें अपनी व्यक्तिगत सफाई और जो सैनिटरी हैबिट्स हैं, भाई सैनिटाइज़र का यूज़ करो, हाथों को साफ रखो, बार बार धो, है ना। इनका यूज़ हमें हैबिट होनी चाहिए। कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉयल्ड ड्रिंकिंग वाटर। तो हमें जो अच्छे से पका हुआ भोजन है और उबाला हुआ पानी है वो यूज़ करना चाहिए, और मतलब इंजेक्शन वगैरह टाइम पे लगवाने चाहिए। हेपेटाइटिस बी ये वायरस से फैलती है, पानी से वायरस जाता है। तो हमें क्या करना होगा? भाई पानी को हमें उबाल कर ठंडा करके पीना चाहिए, और सूटेबल टाइम पे इंजेक्शन लगवाने चाहिए। अब जो मलेरिया है वो प्रोटोजोआ से फैलता है। मॉस्किटो इसका कारक होता है। प्रोटोजोआ से जैसे जो मच्छर है वो उसके काटने से फैलता है, क्योंकि मच्छर के अंदर इसके वो होते हैं। यूज़ मॉस्किटो नेट, मच्छरदानी का यूज़ करो। एंड रिप्लेंट, जो मच्छर को दूर भगाने वाले पदार्थ होते हैं उनका यूज़ करो। स्प्रे इंसेक्टिसाइड एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो बाय नॉट अलोइंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग। तो मतलब समय समय पर इंसेक्टिसाइड का यूज़ करना चाहिए ताकि मच्छर मर सकें, और मॉस्किटो की ब्रीडिंग को रोकने के लिए पानी को खड़े नहीं होने देना चाहिए। इन अदर में एनिमल some of the common disease affecting humans, their mode of transmission and few general method of prevention are given in the table। अब है डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनिमल्स। अब एनिमल्स में क्या होता है? सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली काज डिजीज इन ह्यूमन एंड प्लांट बट आल्सो इन अदर एनिमल्स। तो ये केवल प्लांट और ह्यूमन्स में नहीं फैलाते, एनिमल्स में फैलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंथ्रेक्स इज ए डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज। एंथ्रेक्स आदमियों में फैलती है और कैटल्स में भी। बैक्टीरियम से फैलती है। फुट एंड माउथ डिजीज इन कैटल इज काज्ड बाय वायरस। फुट और माउथ डिजीज होती है तो वो भी इससे ही फैलती है, वायरस से द्वारा। डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट। अब प्लांट्स में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? हमने एनिमल्स की पढ़ी, ह्यूमन्स की पढ़ी हैं। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म काज डिजीज इन प्लांट लाइक व्हीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर्स। तो ये इन फसलों में बीमारियां फैलाते हैं। डिजीज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप, फसल की जो प्रोडक्शन होता है वो कम हो जाता है। तो इस तरह से आगे हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी बीमारियां होती हैं प्लांट्स में। देखो सिट्रस कैंकर होता है, इसको बैक्टीरिया फैलाता है और ये हवा के माध्यम से दूसरे में जाता है। ये जैसे इस तरह देखो, जो हमारा नींबू ऐसे ख़राब हो जाता है। और रस्ट ऑफ व्हीट, गेहूँ की जो जब पकड़ी होती है उस टाइम आता है, ये फंजाई के द्वारा फैलता है। या तो हवा के द्वारा एक गेहूँ से दूसरी में चला जाता है, या फिर बीज में ही होता है। तो इस तरह से ये इसके येलो हो जाते हैं, पत्ते ख़राब हो जाते हैं। येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी में होता है, ये वायरस के द्वारा फैलता है। इंसेक्ट से भिंडी एक से दूसरे में जाता है। ये देखो जैसे इस तरह से इसके जो फ्लावर आने की जब टाइम होती है तो ये ख़राब हो जाती है, तो इससे प्रोडक्शन कम हो जाता है। यूज़ ऑफ सर्टेन केमिकल विच किल द माइक्रोब्स, है ना। तो अब है फूड पॉइजनिंग। तो फूड पॉइजनिंग क्या होती है? भोजन विषाक्तता, मतलब हमारा भोजन जो है वो जहरीला हो जाता है। तो ये सब कैसे होता है? बूझो वाज इन्वेंटेड बाय इनवाइटेड बाय हिज फ्रेंड इन ए पार्टी टू ए पार्टी एंड ही एट ए वैरायटी ऑफ फूड स्टफ। बूझो को मतलब उसके फ्रेंड ने बुलाया होगा किसी पार्टी के लिए और उसने बहुत से फूड आइटम खाए। तो क्या हुआ? ऑन रीचिंग होम ही स्टार्ट वॉमिटिंग, घर जाने पर उसको उल्टियाँ होने लगी। ही हैड टू बी टेकन हॉस्पिटल, उसको हॉस्पिटल ले जाएगा। द डॉक्टर सेड दैट दिस कंडीशन शुड बी ड्यू टू ऑफ फूड पॉइजनिंग। तो डॉक्टर ने बताया कि ये कंडीशन भोजन की विषाक्तता की वजह से, मीन्स कि उसको जो भोजन खाया है वो अंदर जाके उसका विष बन गया, जहर बन गया। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द
कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये किस वजह से होता है कि हम ऐसा भोजन खा लेते हैं जिस पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने जिसको थोड़ा बहुत ख़राब कर दिया हो। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस। तो वो कैसे ख़राब हो जाता है भोजन कि जो हमारे भोजन पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उस पर सब टॉक्सिक सब्सटेंस छोड़ देते हैं। दीज मेक द फूड पॉइजनस काजिंग सीरियस इलनेस। इससे हमारा भोजन जो है जहरीला हो जाता है और हम उसको खाने वाला सख्त बीमार हो जाता है और यहाँ तक कि डेथ भी हो जाती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। इसलिए ज़रूरी है कि हमें भोजन को मतलब बचाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। जो कुकड फूड होता है वो जैसे जल्दी ख़राब हो जाता है। फूड प्रिजर्वेशन, अब भोजन को हम कैसे बचा सकते हैं। इन चैप्टर 1 वी हैव लर्नड अबाउट द मेथड यूज टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन्स। अब लेसन 1 में तो हमें क्रॉप प्रोडक्शन और फिर उसका स्टोर मैनेजमेंट और उसके भी भंडारण कैसे करना उसके बारे में पढ़ा था। हमने ग्रेन्स के बारे में पढ़ा था, अभी सूखा जो अनाज होता है। अब हम जो कुकड फूड होता है उसको हम कैसे बचाएं। यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशन इज अटैक्ड बाय फंगस। अगर रोटी को हम ऐसे छोड़ देते हैं मॉइस्ट में, नमी में, तो क्या होता है उस पर फंगस पैदा हो जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल अवर फूड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे भोजन को ख़राब कर देते हैं। स्पॉइल्ड फूड एमिट्स बैड स्मेल, तो जो भोजन ख़राब हो जाता है उसमें गंदी स्मेल आती है। एंड हैज़ ए बैड टेस्ट, टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। चेंज कलर भी चेंज होता है। इस स्पॉइलिंग ऑफ फूड इज ए केमिकल रिएक्शन। तो बेटा केमिकल रिएक्शन ही है, क्योंकि फिजिकल रिएक्शन में तो बस जो भी कोई ऑब्जेक्ट होती है उसकी अपीयरेंस नहीं बदलती। पहली बोट सम मैंगोज बट शी कुड नॉट ईट दैम फॉर ए फ्यू डेज। कुछ मैंगो जैसे वो लेके लेकिन कुछ दिनों तक उसने खाए। लेटर शी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल्ड एंड रोटन। फिर उसने देखा वो तो ख़राब हो गई, सड़ गई। बट शी नो दैट द मैंगो पिकल हैज़ हर ग्रैंड मदर मेक डज नॉट स्पॉइल फॉर ए लॉन्ग टाइम। परंतु उसको पता है कि जो आम का अचार उसकी दादी डालती है वो तो लंबे समय तक ख़राब नहीं होता। शी कन्फ्यूज़ होगी भी, अचार ख़राब नहीं होता लेकिन ये क्यों ख़राब हो गई। लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड टू प्रिजर्व फूड इन अवर होम्स। अब हमारे होम में जो भोजन को प्रिजर्व करने के जो तरीके हैं वो क्या क्या होते हैं। वैसे आपको थोड़ा बहुत आपको पता भी होगा, आप देखते भी होंगे। वी हैव टू प्रिवेंट इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो कैसे बचाएं ताकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक इस पर ना हो। केमिकल मेथड कौन कौन से होते हैं। साल्ट एंड एडिबल ऑयल आर द कॉमन केमिकल जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब नमक और जो तेल होते हैं, तेल कौन से, एडिबल ऑयल, जो जिनको हम खा सकते हैं, इनका यूज़ करते हैं हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकने के लिए। देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स, इनको प्रिजर्वेटिव्स बोलते हैं। वी एड साल्ट एंड एसिड प्रिजर्वेटिव टू पिकल टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। हम जैसे अचार वगैरह में क्या करते हैं, साल्ट या एसिड डालते हैं ताकि उस पर माइक्रोब्स का अटैक ना हो। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट आर कॉमन प्रिजर्वेटिव। दीज आर आल्सो यूज्ड इन द जैम्स एंड स्क्वैशेज टू चेक देयर स्पॉइलेज। ये जैम और स्क्वैश में भी इनकी ख़राब होने से बचाने के लिए डाले जाते हैं। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट, अब जो घरेलू नमक होता है जिसको हम डेली यूज़ करते हैं, तो इसके द्वारा हम कैसे बचा सकते हैं। कॉमन साल्ट हैज़ बीन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेज। कॉमन साल्ट का यूज़ करके मीट और फिश को तो काफ़ी लंबे समय तक बचाया जा सकता है। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई साल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। इनको सूखे नमक से ढक दिया जाता है ताकि इन पे बैक्टीरिया ग्रोथ न करें। साल्टिंग इज आल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रा मैंगो एंड टैमरिंड। अब है प्रिजर्वेशन बाय शुगर। शुगर से हम भोजन को कैसे ठीक रख सकते हैं। जैम, जेली और स्क्वैशेज आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर। तो जैम, जेली, इनमें जो चाशनी होती है ना वो चीनी की। शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड। तो शुगर से क्या होता है कि जो भोजन होता है उसमें नमी की मात्रा कम हो जाती है और इससे नमी की मात्रा कम होगी तो उसमें माइक्रोब्स जो हैं ग्रोथ नहीं कर सकेंगे और भोजन खराब नहीं होगा। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। तेल और विनेगर का यूज़ तो आप घरेलू यूज़ में देखा होगा आपने, अचार वगैरह में होता है। यूज़ ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पिकल बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन इन्वायरमेंट। और तेल और जो विनेगर वाला इन्वायरमेंट होता है वहाँ बैक्टीरिया नहीं रह सकते, इसलिए फिर वो रहेंगे नहीं तो कैसे ख़राब करेंगे। वेजिटेबल्स, फ्रूट, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड। अब जो वेजिटेबल, फ्रूट और जो फिश मीट है इसको इस मेथड के द्वारा बचाते हैं। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। अब गर्म या ठंडा करके, आजकल तो बेटा अब आपको नहीं पता इस मेथड का क्योंकि आजकल हर घर में फ्रिज है। पहले जब फ्रिज नहीं होते थे तो गर्मियों में लोग दूध को गर्म करते थे, उबालते थे और उसके बाद फिर जब ठंडा हो जाता था फिर उसको ठंडे पानी में रख देते थे
है ना, ताकि मतलब जो ज़्यादा गर्मी में दूध फिर जो ख़राब ना हो। क्योंकि एक तो उबाला हुआ, पहले उसमें बैक्टीरिया को ख़त्म किया गया, बाद में उसको ठंडे पानी में रखे ताकि वो ठंडा रहे, तो उसमें माइक्रोब्स ज़्यादा ठंडे इन्वायरमेंट में भी ग्रोथ नहीं करते। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोर्ड और यूज्ड। बॉइलिंग किल मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो बॉयल करने से बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो ख़त्म हो जाते हैं। पॉस्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एट इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। तो जो पॉस्चराइज मिल्क होता है उसको बिना उबाले यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें हार्मफुल माइक्रोब्स होते ही नहीं। द मिल्क इज हीटेड, अब पॉस्चराइजेशन क्या होता है, मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 to 30 सेकेंड। तो ऐसे मतलब मीडियम से उसको गर्म किया जाता है ताकि 15 से 30 मिनट सेकंड के अंदर ये 70 डिग्री तक इसका टेम्परेचर पहुंच जाए। एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर, फिर इसको एकदम से ठंडा करके और स्टोर कर लिया जाता है। बाय डूइंग सो, ऐसा करने से प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, इससे जो माइक्रोब्स की ग्रोथ है वो नहीं हो पाती। दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लुईस पास्चर एंड इट इज़ कॉल्ड पास्चराइजेशन। अब है स्टोरेज एंड पैकिंग। These day dry fruits and even vegetable are sold in sealed airtight packets to prevent the attack of microbes। आजकल जैसे फल और जो कई सब्जियां भी एयर टाइट जो पैकेट्स होते हैं उनमें मिलती हैं ताकि जो माइक्रोब्स है उनका अटैक ना हो और वो कुछ लंबे समय तक चल सकती हैं। अब है नाइट्रोजन फिक्सेशन। हमने पढ़ा था, हम पढ़ रहे हैं, जैसे बैक्टीरिया जो माइक्रोब्स होते हैं उनके यूज़ और जो हमारे लिए फ़ायदे हैं और जो नुकसान उसके बारे में पढ़ा। अब ये इस जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है, जो एटमॉस्फेयर में जो 78% नाइट्रोजन उसको फिक्स कैसे करते हैं, और जैसे हमारी फिर जो सॉइल की फर्टिलिटी को कैसे बढ़ाते हैं। यू हैव लर्नड अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम इन क्लास 6th and 7th। इट इज़ इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेगुमिनस प्लांट। लेगुमिनस प्लांट कौन से होते हैं, दलहन वाले पौधे जिनमें फली होती हैं, फल या फिर दाल वाले पौधे होते हैं। इनकी जड़ों में लेगुमिनस, ये इन पौधों को लेगुमिनस प्लांट कहते हैं। इनकी जड़ों में क्या पाया जाता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। Rhizobium lives in the root nodules of leguminous plants such as beans and peas, with which it has a symbiotic relationship। 7th क्लास में आपने symbiotic relationship के बारे में पढ़ा होगा, क्योंकि symbiotic relationship क्या होती है कि जो प्लांट है वो बैक्टीरियम को या जो एल्गी है इसको शेल्टर देता है और फूड देता है, और बदले में जो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये उससे फूड, जैसे पौधे से फूड लेता है और उसको मिनरल्स या न्यूट्रिएंट या नाइट्रोजन देता है। सच एज ए बीन्स, अच्छा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होते हैं। सम टाइम नाइट्रोजन गेट फिक्स थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग। ये जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया तो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, कई बार जो बिजली चमकती है ना उससे भी नाइट्रोजन फिक्स हो जाती है। बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमोसफेयर रिमेन कॉन्स्टेंट। तो हमारी जो एटमॉस्फेयर में तो नाइट्रोजन 78% ही पढ़ते हैं हम जब भी रीड करते हैं। यू मे वंडर हाउ, लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन द नेक्स्ट सेक्शन। अब हम इसके बारे में देखेंगे। ये देखो, लेगुमिनस प्लांट की रूट्स होती हैं, नोड्स होती हैं, गांठें सी होती हैं, ग्रंथियाँ होती हैं, उनमें जो है वो उसको नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं। तो फिर क्या होता है, तो नाइट्रोजन फिक्स हो जाती है। फिर हार्वेस्टिंग के बाद जब किसान फसल को काट लेता है तो जड़ तो नीचे ही रहती है। फिर उसमें जब टिलिंग करता है किसान तो वो मिट्टी के अंदर मिल जाती है। फिर जब नेक्स्ट क्रॉप हम उगाते हैं तो क्या होगा कि मिट्टी के अंदर मिल के तो मिट्टी से जो रूट्स हैं वो वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करेगी, तो ये सॉल्यूशन रूप में हो जाती है नाइट्रोजन फिर, क्योंकि टिलिंग से जो मिट्टी में मिल जाएगी तो जैसे वाटर की अमाउंट भी होगी मिट्टी में, है ना, या तो किसान डालेगा या फिर बरसात से होगी, तो फिर सॉल्यूशन फॉर्म में नेक्स्ट जो क्रॉप होती है वो उसके लिए फ़ायदेमंद होती है। वैसे हमारी मिट्टी भी जैसे इससे फर्टाइल तो हो ही जाती है, नेक्स्ट क्रॉप कौन सी सारी नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब थोड़ा कर लेती है। अब नाइट्रोजन साइकिल एक होती है जिससे क्या है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की अमाउंट जो है कांस्टेंट रहती है। अवर एटमॉस्फेयर है 78% नाइट्रोजन गैस, ये आपको पता है। नाइट्रोजन इज़ वन ऑफ द एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एज पार्ट ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन। तो जो नाइट्रोजन है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म इनका एक महत्वपूर्ण कंस्टिट्यूएंट है, अवयव है, क्योंकि इससे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, क्लोरोफिल में भी जरूरी होती है, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन। द एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन होती है
जो बेटा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है ना, उसको प्लांट जो है सीधा यूज़ नहीं कर सकते, ना ही हम कर सकते। इतनी अधिक मात्रा होने के बावजूद भी हम इसका सीधा यूज मतलब मीन्स प्लांट भी नहीं कर सकते, तो हम कैसे करेंगे, है ना। प्लांट्स ही जो रॉ मटेरियल है, इनका यूज़ सबसे ज़्यादा प्लांट ही करते हैं। लेकिन जब प्लांट नहीं कर सकते तो हम तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम तो प्लांट्स के द्वारा प्रिपेयर किया हुआ फूड लेते हैं। सर्टेन बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सोयल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। कुछ जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी या बैक्टीरिया जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं एंड कन्वर्ट इनटू कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। इसको नाइट्रोजन के कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। वंस नाइट्रोजन कन्वर्ट इनटू दीज यूजेबल कंपाउंड, जब ये एक बार यूजेबल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाती है, इट कैन बी यूटिलाइज बाय प्लांट फ्रॉम द सॉयल दो देयर रूट सिस्टम। तो फिर इसको प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं मिट्टी से उनके रूट सिस्टम के द्वारा। नाइट्रोजन इज देन यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन। फिर इसका यूज़ प्लांट प्रोटीन बनाने में होता है और अदर कंपाउंड में। एनिमल फीडिंग ऑन प्लांट गेट देयर प्रोटीन एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड। तो जो प्लांट्स को खाते हैं उनसे प्रोटीन और नाइट्रोजन कंपाउंड वो मिल जाते हैं। व्हेन प्लांट एंड एनिमल डाई, जब ये प्लांट और एनिमल मरते हैं, बैक्टीरिया एंड फंजाई प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट द नाइट्रोजन वेस्ट इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड। फिर जो इनके जो बॉडी के जो अवयव होते हैं उनमें नाइट्रोजन वेस्ट होता है, इसको नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर उसको प्लांट्स दोबारा से यूज़ कर लेते हैं। सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस। कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो इस नाइट्रोजन को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करके एटमॉस्फेयर में मिला देते हैं। एज ए रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन मोर और लेस कांस्टेंट। ये थोड़ी बहुत तो कम ज़्यादा होती रहती है, लेकिन फिर भी कांस्टेंट रहती है। अब ये कैसे होता है बेटा जी, देखो सबसे पहले एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, ये सबसे ऊपर है। फिर क्या होता है, लाइटनिंग हुई तो कुछ फिक्स होगी, और कुछ जो है जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये इसको नाइट्रोजन को सोयल में कन्वर्ट वो कर देते हैं। और फिर क्या हुआ, जो सोयल में नाइट्रोजन फिक्स करने वाले बैक्टीरिया इंटरन फिक्स नाइट्रोजन विद नाइट्रोजन कंपाउंड। तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। अब जो लाइटनिंग से हुई और जो नाइट्रोजन कंपाउंड में हुई, फिर ये मिट्टी में आ गई जैसे, तो मिट्टी से कुछ तो प्लांट्स ने ले ली, है ना। प्लांट से फिर क्या हुआ, जो एनिमल इसको खाते हैं उनमें चली गई, तो एनिमल इसको खाते हैं उसमें चली गई, तो फिर एनिमल्स ने जो वेस्ट किया एक्सक्रीशन से या डेथ के बाद, है ना, तो फिर ये इसमें क्या हुआ, फिर ये दोबारा से जैसे सोयल में चली गई भाई एक्सक्रीशन से, या जो एनिमल की डेथ होगी तब, और फिर जैसे ये फिर सोयल में आ गई। तो कुछ जो पहले ही जैसे बैक्टीरिया ने सोयल में की थी, तो फिर क्या हुआ, ये सोयल में आने के बाद ये क्या हुआ, बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन टू गैसियस नाइट्रोजन। तो कुछ तो हमें जैसे ये प्लांट्स ने यूज़ कर ली और एनिमल से, और फिर एनिमल से धरती में अगर कुछ जो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिसको नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं। इस तरह से फिर ये नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में है वो कांस्टेंट रहती है। तो ये हमारा लेसन यहीं ख़त्म होता है। तो आपको में भी ये समझ में आया होगा। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। ओके बाय।